हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। इसके पहले हमने वित्त की प्रकृति, आवश्यकता और महत्व का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वित्त के स्रोत के अंतर्गत ही जो मैंने आपको दो भाग बताया था, स्वामियों की निधियाँ और उधार ली गई निधियाँ। तो स्वामियों की निधियों के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हमारा टॉपिक रहेगा समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अंश या शेयर है क्या। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, अंश या शेयर ये है क्या, ये देखते हैं पहले। तो अंशों या स्वामित्व प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी में स्थायी निवेश हेतु लंबे वित्त की जुटाने की क्या है, मतलब लंबे समय के लिए वित्त जुटाने का एक क्या माना गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि माना गया है। अर्थात अंशों के निर्गमन से जुटाई गई निधियां कंपनी को स्थायी पूंजी क्या करती है, प्रदान करती है। और अंश को कंपनी में अंशधारियों के हित के माप की इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात कंपनी की समस्त पूंजी समान मूल्य वर्ग की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित की जाती है और जो प्रत्येक इकाई या अंश को क्या कहा जाता है, अंश या शेयर कहा जाता है। तो एक पब्लिक कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए अंश निर्गमित करना पड़ता है और अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन राशि को अंश पूंजी कहा जाता है। तो देखिए, अंश पूंजी किसे कहा जाता है, तो अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन राशि को किसको कहा जाता है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन राशि को अंश पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 1956 में पब्लिक कंपनी को दो प्रकार के स्वामित्व प्रतिभूतियों अर्थात अंश निर्गमित कर सकती है। वो कौन कौन से है आपका, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंशों को एक और नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका अधिमान अंश। ठीक है, आई मीन प्रेफरेंशियल अंश है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका समता अंश। ठीक है, तो समता और पूर्वाधिकार अंशों में उसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा में समझते हैं। अंश की परिभाषा में सर फ्रांसिस पामर के अनुसार उन्होंने कहा है कि अंशों के विक्रय से प्राप्त पूंजी आई मीन धन को अंश पूंजी कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, अंशों के विक्रय से जो प्राप्त पूंजी आई मीन जो धन प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार से भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार से उसकी परिभाषा है कि अंश का तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के भाग से होता है और यदि स्टॉक और अंश में कोई भेद न किया गया हो तो उसमें स्टॉक भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्या बता दी मैंने आपको, अंश का परिभाषा। ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि आपका इक्विटी अंश और समता अंश ये होता क्या। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 85 के अनुसार ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं, ठीक है, समता अंश या इक्विटी अंश कहलाते हैं। क्या बोला जा रहा है, ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, समता अंश कहलाते हैं। तो देखिए, समता अंशधारी कंपनी को स्थायी आधार पर पूंजी प्रदान करते हैं। साथ ही समता अंशधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं तथा व्यवसाय के जोखिम को ही वो क्या करते हैं, उठाते हैं। फिर कंपनी के लाभ से ही पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश वितरण हो जाने के बाद ही शेष लाभ को क्या किया जाता है, उसमें बांट दिया जाता है। लाभांश पाते हैं और उसको आपस में बांट दिया जाता है और कंपनी के लाभ के अनुसार इनका लाभांश बदलते रहता है। ठीक है, और कंपनी के समापन की दशा में समता पूंजी के भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों के दावे समेत हर दावे का निपटारा हो जाने के बाद ही किया जाता है। क्योंकि समता अंशधारी अधिक जोखिम उठाते हैं अतः उन्हें अधिक लाभांश पाने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, यही कंपनी की क्या कहलाते हैं, आय अधिक हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, वो उसके बाद समता अंशधारी का कंपनी के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि कंपनी के अंशधारी की सामान्य बैठक में उन्हें 2 मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये कंपनी के निर्देशक बोर्ड का निर्वाचन करते हैं तथा अंशधारियों की सामान्य बैठक में कंपनियों की नीति को बनाते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, समता अंश का अर्थ। अब देखिए समता अंश की विशेषता। तो समता अंश की 5 मुख्य विशेषता है, जिसमें आपका पहला है आपका परिपक्वता, दूसरा है आपका अधिकार, तीसरा है आपका परिसंपत्तियों का अधिकार, चौथा है आपका प्रबंध पर नियंत्रण का अधिकार और पांचवा है अंशों के क्रय करने पर पूर्वाधिकार। तो सबसे पहले समझते हैं, आइए परिपक्वता होता क्या है समता अंश में। तो देखिए, समता अंशों से प्राप्त पूंजी, किसे प्राप्त पूंजी, समता अंशों से प्राप्त पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है। देखिए, समता अंश से जो प्राप्त पूंजी होती है वो क्या कहलाती है, अपनी स्थायी पूंजी होती है और समता अंशधारी कंपनी के समापन की दशा में ही अपनी पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा विशेषता है इसमें
आय पर अधिकार, तो समता अंशधारी कंपनी की अवशिष्ट आय के स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी की आय पर इसका अधिकार समस्त देनदारों को चुकाने के बाद ही होता है। और वैधानिक तौर से कंपनी समता अंशधारियों को लाभ वितरण के लिए बाध्य नहीं है। तो अधिक लाभ होने पर उन्हें अधिक लाभांश मिल जाता है और कम लाभ होने पर कम लाभांश मिलता है। ठीक, अब तीसरा विशेषता इसी के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर अधिकार। अब तो परिसंपत्तियों पर अधिकार क्या बोला जा रहा है, तो देखिए, तो परिसंपत्तियों पर अधिकार बोला जा रहा है तो कंपनी की परिसंपत्तियों पर अंतिम अधिकार समता अंशधारियों का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के समापन की दशा में जब समस्त दायित्व का भुगतान करने के बाद जो परिसंपत्ति शेष बचती है उनमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान किया जाता है तथा उसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है उसे समता अंशधारियों में उनके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में बांट दिया जाता है। अब आपका चौथा पॉइंट है इसी में प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार। तो वो क्या होता है, तो देखिए, कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार समता अंशधारियों के हाथों में ही होता है और यह अधिकार उन्हें मताधिकार के कारण ही मिलता है। और पांचवा लास्ट पॉइंट है आपकी विशेषताओं के अंतर्गत ही अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार। तो क्या है, तो समता अंशधारियों को कंपनी द्वारा अपनी अनिर्गमित पूंजी में से अंश जारी करने की स्थिति में अंशों के क्रय का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है और यह अधिकार समता अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के समानुपात में होता है। तो ये क्या समझा हमने, समता अंश की विशेषताएं। अब देखिए, इसी में समता अंशों के निर्गमन से लाभ। अब इसके लाभ क्या किया है, तो इसको भी लाभ को भी 5 भाग में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन सा है, तो वो पहला आपका दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ स्थान, दूसरा है गिरवी बिना पूंजी प्राप्त, तीसरा है आपका लाभांश आवश्यक नहीं, चौथा है निवेशकों को लाभ अधिकार और पांचवा पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन। तो देखिए, इस अंशों से प्राप्त राशि से कंपनी को दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त होती है और इस पूंजी को कंपनी के समापन पर ही वापस किया जाता है। दूसरा है आपका गिरवी बिना पूंजी प्राप्त। तो गिरवी के देखो, गिरवी वर्ड आप सभी सुने ही होंगे, क्योंकि कुछ भी क्या कीमती वस्तुओं को रख कर उसके बदले क्या करना, धन प्राप्त करना, क्या कहलाता है, गिरवी कहलाता है। तो देखिए, समता अंशों से पूंजी प्राप्त करने हेतु कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी रखना आवश्यक नहीं होता है, जिसमें कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी या बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकती है। और तीसरा लाभ के अंतर्गत है आपका लाभांश आवश्यक नहीं है। तो क्यों नहीं है इसमें आवश्यक, तो ऐसे अंशधारियों को लाभ तभी दिया जाता है जब कंपनी को पर्याप्त क्या हो, लाभ हो, और अपर्याप्त लाभ होने पर उन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। और चौथा पॉइंट है आपका निवेशकों को लाभ। अब निवेशक को लाभ क्या है, देखिए, तो समता अंशधारी ही कंपनी के क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, अतः अधिक लाभ होने पर उन्हें अधिक लाभ मिलता है और ये कंपनी की सभाओं में भाग लेते हैं तथा इन्हें मताधिकार भी प्राप्त होता है। तो ये प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। और पांचवा पॉइंट है आपका पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। वो क्यों नहीं है, तो देखिए, जैसा कि आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि इन अंशों से प्राप्त राशि कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है, अतः कंपनी को जल्दी पूंजी लौटाने की कोई चिंता नहीं होती है। ठीक, अब आप समझते हैं आगे। अब ये हमने लाभ समझ लिया, अब हम समझते हैं आगे समता अंशों के निर्गमन के दोष। तो दोष के अंतर्गत क्या है आपका, देखिए, तो पहला है आपका अधिपूंजीकरण, दूसरा है ट्रेडिंग आइन इक्विटी का अवसर नहीं, तीसरा है मामलों के हेरफेर और चौथा है आपका सट्टा का भय। तो पहला है आपका अधिपूंजीकरण। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि ये अधिपूंजीकरण होता क्या है। तो देखिए, समता अंशों के अधिक निर्गमन में कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति बन सकती है। वो क्यों है, क्योंकि समता अंशों का निर्गमन तो किया जा सकता है परंतु समता अंशों की वापसी भुगतान शोधन कंपनी के समापन से पूर्व करना संभव नहीं होता। दूसरा है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं। तो यदि कंपनी के पास समता अंशों को निर्गमित करती है तो वह अन्य प्रकार प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर गंवा देगी। तीसरा है उसका दोष है मामलों में हेरफेर। वो क्या है, तो समता अंशधारियों के सशक्त समूह द्वारा कंपनी के मामलों में हेरफेर किया जा सकता है। और चौथा है आपका सट्टा का भय। तो सट्टा का भय क्या है, तो समृद्ध कालावधि के दौरान समता अंशों पर उच्च पद से लाभांश अदा करने से अंशों के बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं और सामान्यतः इसमें सट्टे का भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या समझे बताइए मैं आपको अभी, अंश शेयर जिसके अंतर्गत आपने समझा अभी क्या समता अंश, उसकी विशेषता, लाभ और हानि। अंश के अंतर्गत मैंने आपको पहला समझा दिया क्या, समता अंश। अब इसी में दूसरा समझते हैं आप क्या, पूर्वाधिकार अंश। तो देखिए, पूर्वाधिकार अंश है क्या, तो पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ ऐसे अंशों से है जिन्हें नियत दर से लाभांश के भुगतान द्वारा पूंजी की वापसी के अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है।
इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों के ऊपर 2 अधिमान अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार है? तो पहला अधिकार है उनका कि वे समता अंशों पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं, ठीक है। और दूसरा उनका अधिकार है कि वे कंपनी के समापन की दशा में, किसके दशा में? कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी के संबंध में समतापूर्व अंश अधिकारियों का पर प्राथमिकता पाते हैं, ठीक है। अर्थात कंपनी की धारा 85 के अनुसार बताया जा रहा है कि जब कंपनी की पुनर्गठन या समापन होता है तब बाह्य लेनदारों का भुगतान करने के बाद शेष परिसंपत्ति या पूंजी में से भुगतान पाने का अधिकार इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका पूर्वाधिकार अंश। अब देखिए जी, मैं समझाती हूँ मैं कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, प्रमुख प्रकार। तो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार में अंशों के प्रकार को पहले मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा है आपका? तो पहला है आपका पूर्वाधिकार अंश और दूसरा है आपका समता या साधारण अंश, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समता या साधारण अंश को अभी हम छोड़ते हैं, सबसे पहले हम पूर्वाधिकार अंशों को देखते हैं, ठीक है। तो पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के अंतर्गत ही संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। दूसरा है परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तीसरा है प्रतिदेय या अप्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अविशिष्ट भागी या अनावष्टि भागी पूर्वाधिकार अंश। और पांचवा है आपका इसी में प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। तो ये पूर्वाधिकार अंशों को मैंने मुख्य रूप से आपको 5 भाग में डिवाइड किया गया, जिसके अंतर्गत संचयी असंचयी दोनों को क्या किया गया है उसमें शामिल करके मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे कहो तो मुख्य रूप से उनके 9 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? संचयी पूर्वाधिकार अंश। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो कभी कभी कंपनी लाभ कम होने की या न होने की दशा में लाभांश देने में असमर्थ रहती है, तब इन वर्गों के अंशाधिकारियों को यह अधिकार होता है कि ऐसे प्राप्त न किए गए लाभांश को आने वाले वर्षों के लिए क्या कर दिया जाए? संचित कर दें, तथा भविष्य में कंपनी को लाभ होने की दशा में वर्तमान तथा संचित लाभ को प्राप्त कर लगे। और दूसरा है आपका, देखिए संचयी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा बताती हूँ उसी में आपको क्या, मैंने असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अभी असंचयी पूर्वाधिकार अंश होता क्या है? तो देखिए ऐसे अंशों पर लाभांश का संचय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पूर्व निर्धारित दर पर लाभांश का भुगतान उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हो, अर्थात हानि होने की दशा में अंशधारी लाभांश पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तीसरा है आपका इसमें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। तो देखिए ऐसे अंश जिन्हें भविष्य में अन्य अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? अपरिवर्तन पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। और परिवर्तन तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक निश्चित समय के बाद या पूर्व समता अंश के में परिवर्तन करने का अधिकार होता है वो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। पांचवा है आपका अप्रतिदेय। तो देखिए अप्रतिदेय क्या है? तो ऐसे अंश जिसका विमोचन अंश की राशि वापस करना, विमोचन अर्थात अंश की राशि वापस करना एक निश्चित अवधि के बाद किया जाना क्या हो? प्रस्तावित हो, तो क्या कहलाता है आपका? अप्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश कहलाएगा। उसी प्रकार है प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश। तो देखिए ऐसे अंशों का निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए ही किया जाता है, क्योंकि निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर अंशों पर प्राप्त राशि जो धन को लौटा दिया जाता है, तो उसे अंतर नियम में प्रावधान होना क्या है? आवश्यक है। 7वां भाग है आपका अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। देखिए अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो इन अंशों पर सामान्य दर से लाभांश मिलने के साथ साथ यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ हो तो उसमें से इन्हें हिस्सा प्राप्त होने का अधिकार रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि जब कंपनी द्वारा सामान्य लाभ के वितरण के बाद यदि कोई अतिरिक्त लाभ बचता है तो ऐसे अंशों पर सामान्य लाभ का अतिरिक्त लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार रहता है, ठीक। और 8वां पॉइंट है अब आपका इसे प्रकारों के अंतर्गत में ही अनावष्टि भागी पूर्वाधिकार अंश। तो ये क्या है? अब देखिए तो इन अंशों पर सामान्य दर से लाभांश पाने का अधिकार रहता है, अर्थात अतिरिक्त लाभ में से कोई हिस्सा इन्हें नहीं दिया जाता। और 9वां है आपका प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश। तो जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश भुगतान की गारंटी एक निश्चित अवधि तक दी जाती है उस अवधि तक के प्रत्याभूति अंश माने जाएंगे, तथा उस अवधि के व्यतीत हो जाने पर सामान्य पूर्वाधिकार अंश की तरह ही माने जाते हैं। तो इन अंशों का उद्देश्य जनता में कंपनी के प्रति विश्वास जगाना होता है। तो ये क्या हो गया आपका पूर्वाधिकार अंश का अर्थ? उसके 2 अधिकार, साथ ही साथ अंशों के प्रकार। अब देखिए पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। इसकी विशेषताओं को 4 भाग में बांटा दिया गया, वही है सेम। परिपक्वता, आय का अधिकार, परिसंपत्तियों पर पूर्वाधिकार, प्रबंधन और नियंत्रण अधिकार नहीं, ठीक है। तो देखिए
पहला समझते हैं परिपक्वता। तो समता अंशों के समान ही पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त पूंजी को वापस लौटाने की कोई अवधि नहीं होती है तथा इसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती, परंतु अनेक बार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के समय ही उनके शोधन का प्रावधान रख दिया जाता है और ऐसे अंशों को परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा बोला जा रहा है इसी के अंतर्गत आय का पूर्वाधिकार, मतलब जो आय है उसका पहले से ही अधिकार प्राप्त होना। तो देखिए, कंपनी के समस्त व्ययों का भुगतान करने के पश्चात जो आय बचती है उस पर पूर्वाधिकार अंशधारियों का पूर्वाधिकार क्या होता है, प्राप्त होता है। तीसरा है आपका परिसंपत्तियों पर पूर्वाधिकार, मतलब जो पहले की संपत्ति होती है उन पर भी अधिकार प्राप्त होना। तो वो क्यों? क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण से ही पूर्वाधिकार प्राप्त होता है और कंपनी के समापन की दशा में समस्त दायित्वों का भुगतान करने के बाद यदि परिसंपत्ति शेष रहती है तो उन्हें सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों में वितरित किया जा सकता है। चौथा है आपका प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो देखिए, साधारणतः पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है क्योंकि उन्हें समता अंशधारियों की तरह निर्देशक चुनने एवं कंपनी के विभिन्न मामलों में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में पूर्वाधिकार अंशों से लाभ, निर्गमन से लाभ बोला जा रहा है ना। तो देखिए, कंपनी की अंश पूंजी में पूर्वाधिकार अंशों का विशेष महत्व है क्योंकि इसके निर्गमन से कंपनी को अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी दोनों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। तो पहला लाभ है इसका परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। दूसरा लाभ है पूंजी का भुगतान संभव। तीसरा है प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं। चौथा है निश्चित आय और पांचवा है पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार। सबसे पहले समझते हैं हम परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। तो वो क्या है? तो इस प्रकार के अंशों से पूंजी प्राप्त कर लेने के लिए कंपनी को किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जिसे आवश्यकता पड़ने पर परिसंपत्ति को गिरवी या बंधक रखकर ऋण लिया जा सकता है। दूसरा है पूंजी का भुगतान संभव। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इसके लाभ के अंतर्गत ही पूंजी का भुगतान संभव बताया जा रहा है। तो वो क्यों बताया जा रहा है? तो देखिए, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ऐसे अंशों का भुगतान सरलता से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं। तो ऐसे अंशों को धारकों का प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। इसमें मात्र लाभ होने पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। चौथा है निश्चित आय। तो अंशधारियों को प्रतिवर्ष एक निश्चित लाभ प्राप्त करने की गारंटी रहती है, अतः कम जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए यह क्या है, बहुत ही उत्तम माना गया है। और लास्ट पॉइंट है आपका पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार। तो वो क्यों है? तो कंपनी के समापन होने पर उन्हें अपनी पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। तो धन डूबने पर भी डर भी नहीं होता, मतलब धन डूबने का डर भी नहीं होता है। ठीक है। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि कंपनी ऋण नहीं लेना चाहती है तब दीर्घावधि व मध्यावधि पूंजी के लिए अंश पूंजी उत्तम होती है। तो ये क्या हो गया आपका पूर्वाधिकार अंशों के लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्वाधिकार अंशों के दोष। तो पहला है आपका निवेशकों का इच्छुक न होना। दूसरा है समस्त अंशधारियों को हानि। और तीसरा है कंपनी को लचकता पर प्रतिबंध। और पांचवा है साख पर प्रभाव। तो पहला देखिए, निवेशकों का इच्छुक ना होना। क्यों नहीं होना? तो हानि क्यों बताया गया इसको? क्योंकि निवेशक जो पूर्वाधिकार अंशों में धन लगाने के लिए क्या रहते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं, ठीक है, उनको प्रतिबंधित मताधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है समता अंशधारियों को हानि बोला है। तो पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की परिसंपत्तियों के ऊपर समता अंशधारियों के अधिकार में कमी आ जाती है। तीसरा कंपनी की लोचकता पर प्रतिबंध। तो देखिए, कतिपय दशाओं में पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की लोचकता को प्रतिबंधित कर देता है। और चौथा है आपका साख पर प्रभाव। तो पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की साख उधार पात्रता को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। तो ये क्या समझा हमने? आज का हमारा टॉपिक था क्या, अंश के अंतर्गत हमने समझा समतांश के सभी अर्थ, उसकी विशेषता, लाभ या हानि को समझा। उसी प्रकार से पूर्वाधिकार अंश, उसके प्रकार, विशेषता और लाभ हानि का हमने क्या किया है, आज अध्ययन किया है।